तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी, जिसे जर्मन जुबान में डोइचेलैंड और अरबी जुबान में अल्मानिया कहा जाता है। जर्मनी का टोटल एरिया 3,57,022 किलोमीटर है। जर्मनी यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 84 मिलियन से जायद है और रूस के बाद यूरोप का दूसरा कसीर आबादी वाला कंट्री है। इसकी कौमी जुबान जर्मन है। पूरा मुल्क आजिजी और इनकसारी का शाहकार है। आपको पूरे मुल्क में कोई तनी हुई गर्दन या उखड़ा हुआ लहजा नहीं मिलेगा। पूरा मुल्क टाइम का पाबंद है। आप किसी जगह चले जाएं, अगर दफ्तर का टाइम 8 बजे लिखा है वो ऐन उस वक्त खुलेगा। लोग भी वक्त पर दफ्तर ना आए, इसका अमकान भी सिफर है। इनकी खुराक इंतहाई सादा है। ये इतना खाना मंगवाते हैं जितना खा सकते हैं, क्योंकि ये इस चीज पर बिलीव रखते हैं पैसे इनकी मलकियत जरूर है मगर वसाइल माशरे की अमानत है। बुखार हो तो आइसक्रीम खाते हैं। ये लोग छोटे घरों में रहना पसंद करते हैं। वो अपने घर की सफाई खुद करते हैं। अपनी महंगी गाड़ी हमसाए के सामने नहीं निकालते, कहीं वो एहसास कमतरी का शिकार न हो जाए। ड्राइविंग लाइसेंस महंगा और मुश्किल है। बच्चे को फ्रंट सीट पर बिठाने पर जुर्माना हो जाता है। आपको ट्रैफिक का शोर सुनाई नहीं देगा। तामीर के दौरान भी आवाजें नहीं आती। ट्रेन में ना कोई टिकट चेकर है ना ही कोई बैरियर, लेकिन कोई बगैर टिकट सफर करे ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं। ट्रेन या बस लेट हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। सोलर की बिजली हुकूमत महंगी खरीदती है, रात को सस्ती वापस कर देती है। यहाँ 1000 अफराद में से 710 अफराद साइकिल पर ऑफिस आते हैं। यहाँ 3 घंटे की रात और 21 घंटे का दिन है, यानी नमाज फज्र सुबह 2:34 पर, जबकि इशा रात 11:28 पर होती है। ये लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ सेल्फी लेना मायूब समझा जाता है। जगह जगह कैमरे पर क्रॉस के निशानात लगे नजर आते हैं। सोशल मीडिया की बजाय बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। तालीमी निजाम हैरान कुन भी है और दिलचस्प भी। एजुकेशन फ्री है या ऑलमोस्ट फ्री है। बच्चे को पहले दिन शोल टुटह दी जाती है ताकि बच्चे को लगे अगले 13 साल की तालीम इस तरह खुशियों भरी होगी। स्कूल टाइमिंग से लेकर सब्जेक्ट तक बच्चा अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है। 9th क्लास से ही ट्रेडिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक स्किल्स सिखाई जाती हैं। मैट्रिक करते ही 1 साल की ब्रेक लेते हैं, दुनिया भर घूमते हैं, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी में 6 महीने पढ़ते हैं और 6 महीने वेकेशन पर चले जाते हैं। पढ़ाई के साथ कंपनियां पार्ट टाइम जॉब भी ऑफर करती हैं। ये बिजनेस फ्रेंडली भी हैं, कोई कारोबार बंद नहीं होने देते। उन्होंने दुनिया को होम्योपैथिक, स्प्रीन, कॉन्टैक्ट लेंस, प्रिंटिंग प्रेस, एक्सरे, डीजल इंजन, जेट इंजन, फ्रिज, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोप, एयरबैग दिया। ये 19वीं सदी में मर्सिडीज, फोर्ड, BMW, पोर्शे और ऑडी जैसी कंपनियां खड़ी कर चुके थे। ये 3 दिन में पूरा हवाई जहाज बना देते थे। ये खुददारी में भी पूरी दुनिया से आगे थे। कोई शख्स जर्मन हो और वो भीख मांग ले ये मुमकिन ही नहीं था। मुल्क में 3 सियासी जमातें थीं और तीनों के अपने कॉलेजेस थे और इनके लीडर उस वक्त तक काउंसलर नहीं बन सकते थे जब तक वो इन कॉलेजेस से डिग्री ना ले लेते। इतनी जीनियस और टेक्निकल कौम। फिर एक साइकोपाथ फौजी के हत्थे चढ़ गई। उसने न सिर्फ जर्मन बल्कि पूरी दुनिया की मत मार दी। 8 करोड़ लोगों की जान भी ले ली। मुल्क 2 हिस्सों में बट गया और जंग के 10 साल बाद तक खातीन को शादी के लिए मर्द नहीं मिलते थे। जर्मन कौम जिस शख्स के लिए 1944 तक तन मन धन कुर्बान कर रही थी, जिसके हुक्म पर दोजख में भी छलांग लगाने के लिए तैयार रहती, 1945 में वही शख्स पूरी कौम के लिए गाली बन गया। आज ये लोग अपने किसी बच्चे का नाम तक उसके नाम पर नहीं रखते। इसका नाम सुनकर सबका रंग भी सुर्ख हो जाता है। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है। ये मुल्क का सबसे बड़ा सिटी भी है। एक वक्त ऐसा भी आया जब दीवारें बर्लिन ने न सिर्फ इस शहर को बल्कि जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। ये कहानी शुरू होती है उस शख्स से जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। 1913 में पहली जंगे अजीम में ये जर्मन फौज में शामिल हुआ, फिर नाजी पार्टी का सरबराह बना। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के चांसलर का हल्फ उठाया। इसने खुद को फ्यूहा यानी लीडर
لیڈر قرار دے دیا۔ اس نے ہر جرمن کے دماغ میں گھسا دیا دنیا میں کوئی نسل آپ سے زیادہ بہادر اور انٹیلیجنٹ نہیں، آپ دنیا کی سب سے سپیریئر نسل ہیں، دنیا پر حکمرانی کا حق بھی آپ کا ہے۔ جرمنی کے مسائل کا ذمہ دار یہودی اور کمیونسٹ کو بتایا اور اس نے جنگل کا اکیلا بادشاہ بننے کے لیے ایس ایس عسکری ونگ بنا لیا، تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی۔ محب وطن ہونا قدرتی عمل ہے، لیکن جب کوئی اس حد تک نسل پرستی میں مبتلا ہو جائے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو وہ فاشسٹ کہلاتا ہے۔ اس نے اسی فلسفے کے تحت 1939 میں پولینڈ پر قبضہ کر لیا اور بدمست ہاتھی کی طرح آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ 30 اپریل 1945 کو اپنی یقینی شکست کو دیکھتے ہوئے برلن میں اپنے زیر زمین بنکر میں ہٹلر نے اپنی نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ جرمنی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، 80 ملین لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ کساد بازاری اور افراط زر کی حالت یہ تھی، لوگ بوریوں میں نوٹ بھر کر لے جاتے اور بڑی مشکل سے 1 کلو پیاز ملتے۔ جرمنی کا ہر دوسرا مرد قبرستان میں اور پہلا زخمی تھا، لڑکیاں زیادہ تھیں اور مرد کم۔ جرمنی کو اتحادیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، مشرقی جرمنی پر سوویت یونین جبکہ مغربی جرمنی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں آیا۔ مشرقی جرمنی کا کیپٹل مشرقی برلن تھا۔ سوویت یونین کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے یہاں پر اشتراکی نظام نافذ تھا، جس کی وجہ سے مشرقی جرمنی سے 20% لوگ مغربی جرمنی کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایسٹرن جرمنی نے برین ڈرین روکنے کے لیے اگست 1961 میں انتہائی رازداری سے دیوار برلن کھڑی کر دی۔ دوسری جانب مغربی جرمنی نے اینالائز کیا ہم کتنے سمجھدار تھے، لیکن ایک نیم پاگل فوجی نے ہمارے گلے میں یہ ڈھول کیسے باندھ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، فوجی وردی کو نفرت کی علامت بنا دیا گیا، فوجی بیرکوں کو یونیورسٹی کالجوں میں تبدیل کر دیا۔ مغربی جرمنی نے اپنا دارالحکومت بون شہر کو منتخب کیا۔ ملک کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ویسشافٹ وونڈر یعنی اقتصادی معجزہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پاکستان سے قرض اور مزدوروں کی ڈیمانڈ کی گئی۔ پاکستان نے قرض تو دے دیا لیکن مزدور بھیجنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ترکی سے مزدور منگوا لیے اور یہ لیبر برلن، میونخ، کولون، فرینکفرٹ، ہمبرگ کے صنعتی علاقوں میں آباد ہوتی گئی۔ ہر جرمن نے اپنے ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ملک کی خاطر اوور ٹائم لگانے کا عہد کیا۔ جرمن شام کے کھانے کے بعد دوبارہ فیکٹری آتے، آدھی رات تک مفت کام کرتے۔ اوور ٹائم کی وجہ سے ان کی مہارت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایکسٹرا کام کا فائدہ فیکٹری مالک کو ہوتا، مالک اس بچت سے دوسری فیکٹری لگاتا، اس سے نئی جابز نکلتی اور اس سے کسی دوسرے جرمن کے گھر کا چولہا جلتا۔ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی میں کماؤں یا میرا مالک، فائدہ بہرحال جرمن قوم کو ہوگا، لہذا مجھے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ بڑی مشکل سے گرتے پڑتے، بسوں میں دھکے کھاتے گھر پہنچتے، لیکن صبح 8 بجے وقت مقررہ پر فیکٹری میں ہوتے۔ جرمنی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیاں قریب 99% تک پہنچ گئیں اور ان میں سارے ملک کے 70% ملازمین کام کرتے۔ صرف چند برسوں میں بوش، سیمنز، کرونز، ویبسٹو اور وائنگ جیسی کمپنیاں کھڑی ہو گئیں۔ ان کمپنیوں کو ہڈن چیمپئن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مغربی جرمنی نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا گیا بلکہ یہ ترقی کی دوڑ میں سر پٹ بھاگتے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہوتا گیا۔ میونخ میں غربت بہت کم ہے، جرائم کی شرح بھی کم ہے۔ کولون برلن، ہمبرگ اور میونخ کے بعد جرمنی کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 10 لاکھ ہے، دریائے رائن کے دونوں اطراف میں آباد ہے۔ کولون کا رنگ روڈ زندگی سے بھرپور ایریا ہے۔ یہاں فروری میں وائبر فاسٹ ناخت کارنیوال ہوتا ہے۔ یہ 5 دن تک جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ دوستو، جرمنی میں جانے کا سب سے آسان ترین طریقہ ایجوکیشن ویزا ہے۔ جرمنی میں مفت تعلیم ہے یا آلموسٹ فری ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جاب سیکر ویزا۔ آپ دیکھیں کہ کون سی نوکریاں جرمنی میں دستیاب ہیں، آپ وہاں اپلائی کریں، پھر بعد میں آپ اس ویزا کو تبدیل بھی کروا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا۔ آپ 12 سال سے 1300 یورو کما رہے ہیں، کل اثاثوں کی مالیت 1,94,000 یورو ہے، تو آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ
ट्रैवल हिस्ट्री के जरिए भी वहां पहुंच जाते हैं। वो अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, केनिया, इथोपिया, मलेशिया, दुबई और तुर्की जैसे छोटे छोटे मुल्कों में जाकर ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं और फिर किसी यूरोपीय एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते हैं और वीजा मिल जाता है। और अगर एक मरतबा आपका शेंजन वीजा लग जाए तो वीजा फिर बाद में लगता रहता है। जर्मनी में आप बीवी बच्चों के साथ साथ अपने वालिदैन को भी बुला सकते हैं। आप तालीम हासिल करने जा रहे हैं या नौकरी, सबसे पहले आपको रहायश तलाश करना है। कसाद बाजारी की वजह से यहाँ मकानात का बहुत बहरान है। जर्मनी रवायती तौर पर एक किरायादारों की कौम है। यहाँ घरों का किराया 11 से 20 यूरो फी मुरब्बा मीटर है। जर्मनी किराए पर घर खाली करने पर पेंट करवा कर देना जरूरी है। जर्मनी का कानून है कि इतवार का दिन आराम करने के लिए है, इसलिए आप अपने घर के लॉन को साफ नहीं कर सकते। हलाल खाने का कोई मसला नहीं, रेस्टोरेंट हैं, कसाब हैं, आप आसानी से हलाल खाना हासिल कर सकते हैं। अगर आप मगरबी बर्लिन या मुजाफात के दीगर इलाकों में जाएं तो आपको मुस्लिम आबादी नजर आएगी। जर्मनी में आज तकरीबन 3000 मसाजिद और 55 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, जिनमें मेजॉरिटी तुर्क नस्ल हैं, जिनके वालिदैन 60 की दहाई में यहाँ आए थे। जर्मनी में सब कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ मसाइल भी हैं। जर्मनी में सबसे पहला मसला LGBT का है, ये इसका नंबर 1 हामी है। जर्मनी में एक साल में 3,61,000 शादियां हुई हैं, जिनमें से 9,15,000 शादियां हम जिन्स परस्तों ने की हैं। यहाँ बच्चों को स्कूल में हम जिन्स परस्ती पढ़ाया जाता है। अगर वालिदैन कहें कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं तो वो उनके बच्चों को घर से ले जाते हैं। इसी वजह से 4,500 मुस्लिम बच्चों को इनके वालिदैन से छीन लिया गया है, और अगर ये छीन लें तो फिर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और जर्मनी की 16 रियासतों में से 8 रियासतों में असातिज़ा को स्कूलों में स्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं है। अवाम में भी मुसलमानों को नस्ल परस्ती का सामना है। यहाँ लिबास पहनने पर तो कदगन है, लेकिन इन्हें नंगा पुंगा रहने पर कोई मसला नहीं। इनकी जुबान में इसे FKK कहते हैं। और कई रियासतें अब आपसे इसराइल को तस्लीम करने का भी हलफनामा मांगती हैं। और बर्लिन में भी दिन दिहाड़े चोरियां होती हैं, और अगर आप नए हैं घर में नकदी और जेवर ना रखें। यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस है तो सस्ती, मगर डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इनके पास डॉक्टरों की बदतरीन कमी है। जर्मनी में जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तो इसके घर में बहुत से दरख्त लगा दिए जाते हैं, और लड़कियां यहाँ लड़कों से पहले वालिदैन के घर छोड़कर चली जाती हैं। जर्मन स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। हर तीसरे जर्मन का ताल्लुक ओलंपिक फेडरेशन से है। जर्मनी का पसंदीदा तरीन खेल फुटबॉल है। जर्मनी की फुटबॉल टीम इस वक्त दुनिया में 16वें नंबर पर है। और मसीहत के दूसरे सबसे बड़े फिरके प्रोटेस्टेंट की इब्तदा भी जर्मनी से ही हुई थी। मार्टिन लूथर वो पहला शख्स था जिसने कैथोलिक कलीसिया को शैतान का कला और पोप को एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल करार दिया था। इसी ने बाइबल का जर्मन जुबान में तर्जमा किया था। कराची सदर में मैरी एडिलेट लेप्रोसी सेंटर कायम करने वाली डॉक्टर रोथ कैथरीना मार्था फाउ का तल्लक भी जर्मनी से था। जर्मनी माइशत के लिहाज से यूरोप का सबसे मजबूत, जबकि चीन, अमेरिका, इंडिया और जापान के बाद इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा माशी मुल्क है। ये यूरोपीय यूनियन का तासीसी रुकन और सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है। जर्मनी का शुमार गाड़ियां बनाने वाले चोटी के ममालिक में होता है। जर्मनी सिर्फ चीन को 100 बिलियन यूरो के सामान की एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब जर्मन कार साज इदारे चीन की हाईटेक और मुनासिब कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। अब जर्मन कार साज कंपनियां नेम बिजनेस आइडियाज यानी CDR इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट बनाने लगी हैं। बर्लिन शहर में आप जहां भी निकल जाएं, एक इमारत आपको हर जगह से नजर आएगी। पुरशको और बुलंदोबाला ये इमारत जर्मन रेलवे का सदर दफ्तर है, जिसे डोचे बान कहते हैं। ये यूरोप की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी है, जिसकी वसासत से हर साल करीबन 2 अरब लोग सफर करते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम जर्मनी की तरह तरक्की तो करना चाहते हैं, मगर जर्मनों की तरह काम नहीं करना चाहते। अगर हम सनती तरक्की का राज जानना चाहते हैं तो जर्मन कौम की शागिर्दी हमें इख्तियार करनी पड़ेगी। दीवार बर्लिन के गिरने और जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई कौम मेहनत, ईमानदारी, लगन, दयानतदारी और बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम करते हुए अपने दरमियान पाई जाने वाली दीवार, फासले और गलत फहमियों को मिटाना चाहे तो वो ये कर सकती है। ये थी आज की वीडियो।